दोस्तों आ चुका है आपका डीएलएड का पेपर प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, और जो बताता हूँ उसमें से 101% आपकी परीक्षा में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा, बिना देर के स्टार्ट कर लेते हैं। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दोस्तों मैं आपके लिए सारे पेपर की अपडेट इसी चैनल पर लाता रहूँगा। सभी बच्चों को आंसर करना है जो मैं बता रहा हूँ वो। देखिएगा, आपका जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। द फॉलोइंग क्वेश्चन हैव 4 अल्टरनेटिव्स, आंसर चूज द करेक्ट वन। यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना रहेगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, विच टाइप ऑफ ग्रामर इज़ नोन एज फॉर्मल ग्रामर। यानी कि कौन से टाइप की ग्रामर जानी जाती है फॉर्मल ग्रामर के रूप में। ये है इसका मीनिंग। विच टाइप ऑफ ग्रामर इज़ नोन एज फॉर्मल ग्रामर। थ्योरेटिकल ग्रामर, फंक्शनल ग्रामर, स्ट्रक्चरल ग्रामर और जनरेटिव ग्रामर। तो इसमें आप लोगों को सभी बच्चों को मैं बता देता हूं दोस्तों, प्यारे बच्चों, आंसर, और वो हो जाएगा थ्योरेटिकल ग्रामर विल बी करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। थ्योरेटिकल ग्रामर जो है ये फॉर्मल ग्रामर के रूप में जानी जाती है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड पार्डन इज़। यानी कि जो पार्डन आप लोगों को यहाँ पर दिया है इसका सिनोनिम्स बताना है। ठीक है, तो बिल्कुल यहाँ पर ऑल ऑफ द एबोव आंसर आ जाएगा। फॉरगिव भी होता है, ओवरलुक भी होता है, एक्सक्यूज़ भी होता है, तो ऑल ऑफ द एबोव विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ वर्ड दैट इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन। यानी कि ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले यूज़ किया जाता है और प्रोनाउन, नाउन एंड प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के पहले, टू शो सम रिलेशन इज़ कॉल्ड। तो वो क्या कहलाता है, जो कुछ रिलेशंस बताता है, तो क्या कहलाता है। तो इसमें आपको लिखना रहेगा प्रीपोजिशन। ठीक है, प्रीपोजिशन आपका इसमें आंसर हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखिए, हाउ मेनी वोकल साउंड आर देयर इन इंग्लिश। यानी कि अंग्रेजी में कितने वोकल साउंड होते हैं ये आपको इसमें बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है 42 वोकल साउंड। ठीक, आपको इसमें याद रखना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर 42 करेक्ट हो जाएगा सभी स्टूडेंट्स का। देखिएगा इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें 42 विल बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1, सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल्स। रिसेप्टिव स्किल्स में लिसनिंग एंड रीडिंग है, ये मतलब सुनना और पढ़ना जो है रिसेप्टिव है, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी आप सभी बच्चों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें लिसनिंग एंड रीडिंग विल बी रिसेप्टिव स्किल्स। ठीक है, हाँ। अब इसके बाद में आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय स्कैनिंग। मतलब स्कैनिंग से आप क्या समझते हैं। ठीक, और वाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज इसेंशियल टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल्स। अब इन दोनों का आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा सभी बच्चे। ठीक है, दोनों का ही जो आंसर है ना आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। देखिएगा, स्कैनिंग से क्या समझते हैं। स्कैनिंग क्या होता है ये देखिए, स्कैनिंग होता है, स्कैनिंग इज द फास्ट रीडिंग टेक्निक यूज्ड टू लोकेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन और कीवर्ड्स विदिन अ टेक्स्ट विदाउट रीडिंग एवरी वर्ड। यू यूज दिस व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ नेम, डेट, स्टैटिस्टिक और पार्टिकुलर आंसर इन ए पैसेज। ठीक, ये स्कैनिंग होती है। स्कैनिंग का आंसर हो गया, स्कैनिंग का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ठीक है ना। और इसके बाद में नेक्स्ट क्या दिया है, वाई ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एसेंशियल टू अचीव प्रोफिशिएंसी इन राइटिंग स्किल्स। तो इसमें आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग इन राइटिंग, इसमें क्या लिखना देखिएगा, ब्रेन स्टॉर्मिंग इज एसेंशियल फॉर राइटिंग प्रोफिशिएंसी बिकॉज इट हेल्प्स generate ideas. It allows you to locate a wide range of thoughts and perspectives before narrowing them down. ठीक, और इसके अलावा नेक्स्ट क्या दिया है ध्यान रखना, ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर। इट हेल्प इन मैपिंग आउट अ लॉजिकल फ्लो फॉर यूर आर्ग्यूमेंट्स और नैरेटिव। और एक है ओवरकम राइटर्स ब्लॉक by focusing on quantity over quality initially. It reduces the pressure of starting a perfect draft. And next कौन सा है देखिएगा,
इन्हेंस क्रिएटिविटी, इट इनकरेजेस फ्री एसोसिएशन लीडिंग टू मोर ओरिजिनल एंड इंसाइटफुल कंटेंट। ठीक है, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया है। ठीक है, ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स। और इसके बाद में देखिएगा जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों का, ये है क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट, राइट एनी 4 केसेस। मतलब हैंड राइटिंग डिफेक्ट का मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सभी बच्चे ध्यान रखना, हैंड राइटिंग जो डिफेक्ट है उसका जो आंसर है वो देखिएगा यहाँ पर। हैंड राइटिंग डिफेक्ट का जो आंसर है वो आपकी स्क्रीन के सामने। सभी स्टूडेंट्स एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरे जो क्वेश्चन है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको सारे आंसर बता देता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना सभी बच्चे। अभी तो व्हाट आर द मेन केसेस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट, एनी 4 केसेस आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसका ध्यान रखना पहले। देखिएगा यहाँ पर 4 कॉमन केस ऑफ हैंड राइटिंग डिफेक्ट्स। मोटर स्किल डिफिशियंसीज, एक तो ये है मोटर स्किल डिफिशियंसी, एंड नेक्स्ट है इम्प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और हैबिट, और उसके बाद में नेक्स्ट है विजुअल परसेप्चुअल इश्यूज, एंड नेक्स्ट है न्यूरोलॉजिकल फैक्टर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब न्यूरोलॉजिकल में क्या होता है, अंडरलाइंग कंडीशंस लाइक ADHD और डिस्ग्राफिया that affect the brain ability to coordinate the complex sequence of movement required for writing। ठीक, ये आपको याद रखने हैं। 4 के 4 ही पूछे तो मोटर स्किल डिफिशियंसी आ जाएगा, इम्प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस और हैबिट आ जाएगा, विजुअल परफेक्चुअल इश्यूज आ जाएगा और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स आ जाएगा। ठीक, इसमें आपका ये आंसर हो चुका है। ठीक है, ऐसा ध्यान रखना सभी बच्चे, और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। ये जो क्वेश्चन है अब इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी सभी बच्चे। ठीक है ना, ये इनका स्क्रीनशॉट लेकर और चैट GPT पे डालना, आंसर आपको मिल जाएगा और करेक्ट वो भी।